गुड मॉर्निंग क्लास 8। आप लोगों की पाठ्य पुस्तक भारत की खोज से हमारा चैप्टर चल रहा था 3 सिंधु घाटी की सभ्यता। इसमें हमने 9 पार्ट यानी कि 9 भाग हम पढ़ चुके हैं एक ही चैप्टर में से। आज हम 10वां भाग पढ़ने जा रहे हैं। देखते हैं उसमें क्या है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इस भाग में हमें क्या बताया है। उससे पहले हमने 9वें पार्ट में हमने पढ़ा था कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसमें जो हमारी जो संस्कृति थी, जो संकेत थे वो किस तरह के थे। अब हमारा 10वां भाग हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, हम लोग पढ़ेंगे इसमें। तो आज हम ये बच्चों शुरू करते हैं। बनारस हमेशा शिक्षा का केंद्र रहा। बुद्ध के समय में भी वह प्राचीन केंद्र माना जाता था, किंतु उत्तर पश्चिम में आधुनिक पेशावर के पास एक प्राचीन और प्रसिद्ध विश्वविद्यालय तक्षशिला या तक्षशिला तथा यह विश्वविद्यालय विशेष रूप से विज्ञान, चिकित्सा, शास्त्र और कलाओं के लिए मशहूर था और भारत के दूर दूर के हिस्सों से लोग यहाँ आया करते थे, क्योंकि जो तक्षशिला है विश्वविद्यालय है जो वह सभी जगह मशहूर है, क्योंकि है ना तक्षशिला में वहां पर विशेष रूप से विज्ञान, चिकित्सा शास्त्र और कलाओं के लिए मशहूर था। जो भारत के दूर दूर के हिस्से के लोग यहाँ पर आया करते थे अध्ययन करने के लिए। तक्षशिला का स्नातक होना सम्मान और विशेष योग्यता की बात समझी जाती थी। जो चिकित्सक यहाँ के आयुर्विज्ञान विद्यालय से पढ़कर निकलते थे उनकी बड़ी कद्र होती थी। कहा जाता है जब भी बुद्ध बीमार पड़ते थे तो उनके भक्त इलाज के लिए एक मशहूर चिकित्सक को बुलाते थे जो तक्षशिला का स्नातक था। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी 7वीं शताब्दी के महान व्याकरण पाणिनि ने भी यहाँ शिक्षा पाई थी। यानी कि तक्षशिला की जो शिक्षा है वो सभी जगह से मशहूर मानी जाती थी। यानी कि जहाँ पर जो पढ़ा हुआ स्नातक करके आता था वहाँ तक्षशिला से, तो उसको वो वहाँ जो लोग हैं उसको बहुत विद्वान और होशियार और उसकी कद्र करने वाले समझते थे। ठीक है बच्चों, अब है हम यहाँ आगे पढ़ते हैं। इस तरह तक्षशिला बुद्ध से पहले ब्राह्मण शिक्षा पद्धति का विश्वविद्यालय था। बौद्ध काल में यह बौद्ध ज्ञान का केंद्र भी बन गया था। सारे भारत और सीमा पार से बौद्ध विद्यार्थी यहाँ खींचे चले आते थे। यह मौर्य साम्राज्य के उत्तर पश्चिमी सूबे का मुख्यालय था। क्या था बच्चों? ये मौर्य साम्राज्य के उत्तर पश्चिमी सूबे का मुख्यालय था। क्या? तक्षशिला। उस सुदूर अतीत के भारतीय कैसे थे? हमारे लिए इतने पुराने और हमसे इतने भिन्न समय के बारे में कोई धारणा बनाना कठिन है। फिर भी हमें जो जानकारियां उपलब्ध हैं उसके आधार पर एक धुंधली सी तस्वीर उभर कर सामने आती है। वे खुले दिल के, आत्मविश्वासी और अपनी परंपरा पर गर्व करने वाले लोग थे। रहस्य की खोज में हाथ पांव मारने वाले, प्रकृति और मानव जीवन के बारे में बहुत से प्रश्नों से भरे, अपनी बनाई हुई मर्यादा और मूल्यों को महत्व देने वाले, पर जीवन में सहज भाव से आनंद लेने वाले और मौत का लापरवाही से सामना करने वाले लोग थे। अब हम यहाँ महावीर और बुद्ध वर्ण व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों बौद्धिक धर्म से कटकर अलग हुए थे और उसकी शाखाएं थी, पर उन्होंने वेदों को प्रमाण नहीं माना। तमाम और बातों में सबसे बुनियादी बात यह है कि आदि कारण के बारे में वे या तो मौन हैं या उसके अस्तित्व से इनकार करते हैं। दोनों अहिंसा पर बल देते हैं और ब्रह्मचारी भिक्षुओं और पुरोहितों के संग बनाते हैं। उनकी नजरिए एक हद तक यथार्थवादी और बुद्धिवादी हैं। जैन धर्म का एक बुनियादी सिद्धांत यह है कि सत्य हमारे दृष्टिकोण की सापेक्षता में होता है। इसमें जीवन और विचार में तपस्या के पहलू पर बल दिया गया है। तो इसमें बच्चों महावीर और बौद्ध, जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों वैदिक धर्म से कटकर अलग हो गए थे, तो उन्होंने अपना एक बुनियादी ढांचा बनाना प्रारंभ किया। तो जो उन्होंने दोनों अहिंसा पर बल देते थे, ब्रह्मचारी भिक्षुओं और पुरोहितों के संग बनाना उन्होंने शुरू कर दिया था। जैन धर्म के संस्थापक महावीर और बुद्ध समकालीन थे। दोनों क्षत्रिय थे। बुद्ध की मृत्यु ईसा पूर्व 544 में 80 वर्ष की आयु में हुई और तभी बौद्ध संमत शुरू हुआ। यानी कि महावीर बुद्ध के मृत्यु के पश्चात बौद्ध संमत शुरू हो गया। इतिहासकारों ने बाद की तारीख यानी ईसा पूर्व 487 दी।
यह अजीब संयोग है कि मैं ये पंक्तियां बौद्ध सम्मत 2488 की पहली तारीख को बैसाखी पूर्णिमा के दिन लिख रहा हूँ। यानी कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इन पंक्तियों को कब लिखा था बच्चों? 2488 ईस्वी की पहली तारीख को बैसाख यानी कि बैसाख महीने की पूर्णिमा के दिन लिखा था। बौद्ध साहित्य में लिखा है कि बुद्ध का जन्म बैसाख, मई और जून के बीच में होता है। जो बैसाख का महीना होता है वो मई और जून के बीच में आता है कि महीने में इसी पूर्णिमा को यानी कि मई और जून के महीने में जो बैसाख होता है, बैसाख की पूर्णिमा होती है, उस दिन हुआ था। इसी तिथि को उन्होंने बौद्ध प्राप्त हुआ था। इसी तिथि को उन्होंने बोध प्राप्त हुआ था यानी कि ज्ञान प्राप्त किया था और अंत में उनका निर्वाण भी इसी तिथि को हुआ था। यानी कि उनका जो मृत्यु हुई थी यानी कि उन्होंने अपनी देह को त्यागा था वो भी इसी तिथि को यानी कि पूर्णिमा को हुआ था। बुद्ध में लोक प्रचलित धर्म, अंधविश्वास, कर्मकांड एवं पुरोहित प्रपंच और उनके साथ जुड़े हुए निहित स्वार्थों पर हमला करने का साहस था। उन्होंने आध्यात्मिक, धर्म वैज्ञानिक नजरिए की तथा चमत्कारों, अलौकिक व्यापारों आदि की भी निंदा की। उनका आग्रह तर्क, विवेक और अनुभव पर था। उनका बल नैतिकता पर था। उनकी पद्धति मनोवैज्ञानिक विश्लेषण की थी। ऐसा मनोविज्ञान जिसमें आत्मा के लिए जगह नहीं थी। बुद्ध ने वर्ण व्यवस्था पर सीधा वार नहीं किया, लेकिन अपनी संघ व्यवस्था में उन्होंने इसे कोई स्थान नहीं दिया। यह विचित्र और महत्वपूर्ण बात है कि भारतीय इतिहास के लंबे दौर में पुरोहित प्रपंच और वर्ण व्यवस्था की कठोरता के विरुद्ध बड़े लोगों ने बार बार चेतावनी दी। आज के लिए इतना ही बच्चों। इस वीडियो में आप लोगों को ये तक्षशिला में बनी बुद्ध की प्रतिमा भी आप लोगों को दिख रही होगी कि तक्षशिला में बुद्ध की ये जो प्रतिमा बनी हुई है वो बहुत ही मनोहारी है, सबको आकर्षित करने वाली है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। हमारा 3rd चैप्टर का आज 10वां भाग हमारा पूरा हुआ है। ठीक है बच्चों, आप इस वीडियो को अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा। धन्यवाद बच्चों।